ये विषय ही अपने आप में संकेत करता है कि ना तो भारत का कोई भविष्य है, ना भारत का कोई वर्तमान है अगर उसमें डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। साथियों, अगर पिछले 70-80 साल या यूं कहेंगे 1932 से अब तक के समय को अगर हम देखें तो भाई नागपाल जो बात कह रहे थे, जो दर्द बता रहे थे कि 1932 के बाद से 1932 क्यों? क्योंकि एक बड़ा माइलस्टोन है 1932 का, पूना पैक्ट वाला, कॉमनवेल्थ अवार्ड वाला, गांधी के साथ बाबा साहब के विवाद और झगड़े का एक बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद से भारत की तस्वीर बदलती है। बाबा साहब और महान होते जाते हैं, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि 1932 से पहले बाबा साहब का बहुत संज्ञान यहां की मनुवादी व्यवस्था ने नहीं लिया था। लेकिन जब लंदन बाबा साहब जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस से पहले, तो उस समय में जब पूरी दुनिया को इस व्यवस्था की गंदगी से रूबरू कराते हैं, जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, जो अन्याय, अत्याचार, अपमान की परंपरा है, जब पूरी दुनिया को और वहां के जिम्मेदार साथियों को, भारत के भी जिम्मेदार साथियों को जब जाति व्यवस्था की गंदगी से रूबरू कराते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर एक अलग तरह की बात जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है। उस समय पे वो शायद 30 नवंबर 1931 की बात है, जब 29 अगस्त 1932। भाई सुन लीजिए आप, जब बाबा साहब अपनी बात वहां पे रखते हैं, उस समय पे उस सभा के अंदर सयाजी राव गायकवाड़ भी थे। सयाजी राव गायकवाड़ वो व्यक्ति थे जो बाबा साहब को कोलंबिया भेजते हैं। उनकी महारानी भी उनके साथ थी। शाम को सयाजी राव गायकवाड़ जब अपने महल पे पहुंचते हैं, तो अपने गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं, तो उस समय पे मैडम से कहते हैं कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा था। आज डॉक्टर अंबेडकर की बात को सुन के, क्योंकि एलिजाबेथ भी थी वहां पे, रैमजे मैकडोनाल्ड भी थे, सारे लोग थे, पूरी दुनिया का मीडिया भी वहां पे था। सो वो कहते हैं कि आज मुझे बहुत सुकून मिला कि मैंने एक पात्र व्यक्ति को, एक योग्य व्यक्ति को फेलोशिप दिया, और इसने, मुझे पूरा यकीन है कि जो फेलोशिप आज तक मैंने दिए थे उनमें ये व्यक्ति सबसे योग्य साबित होगा। इन्होंने अपनी उस पात्रता को सिद्ध घोषित कर दिया। तो उसके बाद से आप पूरे झगड़े को जानते हैं, क्या हुआ अगली कॉन्फ्रेंस में, और गांधी के साथ झगड़ा हुआ, और फिर कॉमनवेल्थ अवार्ड घोषित होने से पहले जब बाबा साहब लंदन से वापस आते हैं, तो बाबा साहब को विभिन्न स्थानों पर जातिवादी मानसिकता के लोग, खास तौर पे कांग्रेस के लोग बाबा साहब को काले झंडे दिखाते हैं। पूरे देश के अंदर मीडिया ने बाबा साहब को बहुत दुष्प्रचारित किया, उनकी बहुत ज्यादा चरित्र हत्या करने का प्रयास किया, और उसके बाद से माहौल बन नहीं पाया कभी। बीच में आके थोड़ा सा जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय पे जरूर थोड़ा सा एक मनमुटाव कम सा नजर आता है, लेकिन एक साथी शायद सत्येंद्र जी इस बात को बोल रहे थे, मैं याद दिला दूं कि 1946 में, क्योंकि अंग्रेजों को अफरा तफरी थी, अंग्रेज भाग रहे थे, देश से भाग रहे थे। 1943 में अंग्रेजों ने बाबा साहब से ये वादा किया था कि वो 20 साल के अंदर यहाँ की जो अछूतों की समस्या है उसका परमानेंट सेटलमेंट करेंगे, उसका कुछ ना कुछ इस तरह का सेटलमेंट करेंगे कि समस्या समाप्त हो जाए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर होते होते, उसके खत्म होते होते अंग्रेजों को यहां से भागने की जल्दी थी, इसलिए बाबा साहब का वो लगभग साथ छोड़ रहे थे। 1946 का समय महत्वपूर्ण है, कुछ साथी जरूर जानते होंगे कि उस समय पे बाबा साहब बहुत निराश और हताश हो गए थे। क्यों? क्योंकि कुछ
कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नया संविधान बनने वाला है, उस संविधान में हमारा क्या स्थान होने वाला है, क्या हजारों साल से जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको दोबारा से इस देश का शासक बना दिया जाएगा, हमारी क्या स्थिति होने वाली है। तो लेट मी रिमाइंड यू, इन दैट क्राइसिस बाबा साहब मेड इन स्टेटमेंट कि अंग्रेज ये ना सोचे कि हम उनकी दया पे निर्भर हैं, अंग्रेज ये ना सोचे कि हम उनकी दया पे निर्भर हैं, हम उनको बता दें कि हम बहुत अच्छे से बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, he used that word, और हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय पे दिल्ली के अंदर, कानपुर के अंदर, पुणे के अंदर, नागपुर के अंदर, बॉम्बे के अंदर जबरदस्त आंदोलन हुए। शायद कम जानकारी हो लोगों को, कम से कम 16-17 लोग हमारे उस समय पे मारे गए संविधान सभा में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा स्थान क्या होगा पूरे देश के अंदर। बाबा साहब ने आंदोलन चलाया, अंग्रेजों के खिलाफ भी पूरा आंदोलन उन्होंने चलाया कि नहीं। उसी समय पे जो एक इनफेमस स्टेटमेंट पटेल के बारे में कहा जाता है कि मैंने दरवाजे बंद कर दिए, मैंने खिड़कियां बंद कर दी, ये लगभग उसी समय की बात है। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी किसी तरीके से, लेकिन बाबा साहब क्योंकि एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे, वो यहां पे आंदोलन कर रहे थे और योग्य तो थे ही। उसी समय पे बाबा साहब लंदन जाते हैं, 1946 में लंदन जाते हैं। लंदन जाके रैमजे मैकडोनाल्ड से मिलते, लॉर्ड एटली से मिलते हैं। लॉर्ड एटली उस समय पे प्रधानमंत्री थे। चर्चिल से मिलते हैं, एलिजाबेथ से मिलते हैं और बहुत सारे दूसरे लोगों से मिलते हैं और उनको ये बात बताते हैं कि भाई जिस तरीके से आप भाग रहे हैं वहां पे आज भारत के अंदर 7-8 करोड़ जो खास तौर पे अनटचेबल्स एंड ट्राइबल्स हैं, उनका भविष्य क्या होगा। उस समय पे ये सारे के सारे लोग उनको एंश्योर कराते हैं कि आप चिंता ना करें, हम इतनी आसानी से अनटचेबल्स और आप जिन कंसर्न्स को लेके बात कर रहे हैं उनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे। देयर विल बी सब्सटेंशियल पोजीशन फॉर यू। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये तो हम जानते हैं कि 46 में बाबा साहब चुन के किस परिस्थिति में बंगाल से आए थे, जैसोर और खुलना से आए थे और किस तरीके से शरारतपूर्ण तरीके से उन जगहों को पाकिस्तान के अंदर दे दिया गया था, जबकि वहां पे कम से कम 52% लोग शेड्यूल कास्ट थे, सिर्फ शेड्यूल कास्ट 52% लोग। लेकिन बाबा साहब की सीट वहां पे चली गई, इसलिए क्योंकि एक दबाव भी था, सिस्टम का भी दबाव था। अभी ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आजाद हो रहे थे सारे के सारे, इसलिए उस सिस्टम के दबाव को, और मैं कहूंगा कि बहुत तक अंग्रेजों के दबाव की वजह से जैकर और दूसरे साथी जिन्होंने भी अपनी जगह छोड़ी, हम उनका शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये कोई इतना आसान चीज नहीं थी कि उन्होंने बहुत खुश होकर दे दिया हो। वो बाबा साहब की विद्वता, उनका संघर्ष, उनका बलिदान और परिस्थितियों की वजह से था कि चीजें वहां तक पहुंची। वो एक समय था जिसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सिस्टम ठीक चल रहा था, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चला। आप जानते हैं कि 1951 तक आते ही भारत में पहले बाबा साहब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विचार के आधार पर, जो एक विचार के आधार पर, जो एक अपनी विचारधारा को मजबूती से लागू करने के आधार पर भारत के मंत्री पद से, कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र देते हैं। हिंदू कोड बिल के बारे में आप जानते हैं सारा का सारा, और वो किस तरह का कोहराम पूरे देश के अंदर मचा था, किस तरह का कोहराम। वहां पे जवाहरलाल नेहरू भी अपनी बात से पीछे मुड़ गए थे। आप जानते हैं कि संविधान कैबिनेट के अंदर सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर कैबिनेट ने कोई बिल अप्रूव कर दिया है कि इसको लोकसभा में या राज्यसभा में पेश करना है, तो पूरी की पूरी कैबिनेट का वो बिल होता है, वो लॉ मिनिस्टर का बिल नहीं होता है, वो प्राइम मिनिस्टर का बिल नहीं होता। सामूहिक जिम्मेदारी का हमारे यहाँ पे सिद्धांत है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि बाकी के लोग जो कि कानून, जो कि कैबिनेट के सदस्य थे, उनको उस तरह का एहसास नहीं हुआ, उनके मन में इस तरह की पीड़ा नहीं थी, उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया। जब जवाहरलाल नेहरू के सामने या राजेंद्र प्रसाद अड़ गए या इंडिया गेट पे बहुत सारे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने, शायद बाबा साहब का, मतलब भारत में पहला फूकने वाला पुतला वो बाबा साहब का, उनको धर्म भंजक और हिंदू धर्म का विध्वंसक और पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए। और उसके बाद से लगातार मैं कहूंगा कि 80 के दशक तक, 32 से लेके 80 के दशक तक, चाहे वो
कांग्रेसी या सुधारवादी लोग हो, चाहे वो बीजेपी टाइप या आरएसएस टाइप रिएक्शनरी लोग हो, दक्षिणपंथी लोग हो, चाहे वो तथाकथित क्रांतिकारी या वामपंथी लोग हो, किसी ने भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। उन्होंने बाबा साहब को अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया। कोई अंग्रेजों का गुलाम बता रहा था, अंग्रेजों का पिट्ठू बता रहा था, कोई हिंदू धर्म का पथ भ्रष्टक बता रहा था, कोई विध्वंसक बता रहा था, कोई उन्हें कैपिटलिस्ट का पिट्ठू बता रहा था, कोई उन्हें डिविजनिस्ट बता रहा था। अलग अलग तरीके से उनके आर्गुमेंट्स थे, लेकिन यहाँ का वाम पक्ष, यहाँ का दायां पक्ष, यहाँ का केंद्रीय पक्ष, कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी टाइप लोग जो हैं, इन्होंने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। लेकिन 1980 के बाद, और ये महत्वपूर्ण है, 1980 के बाद कुछ अलग तरह की लहर चली, कुछ अलग तरह की बात बनी, और 90 तक आते आते जो लोग कभी बाबा साहब के विरोध में, उनके अलग अलग तरह से उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, उन्हें जातिवादी बताते थे, उन्हें पूंजीवादी बताते थे, उन्हें विभेदकारी बताते थे, वो सारे लोग अब बाबा साहब के बारे में कुछ अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। और यहां तक स्थिति आ गई कि 90 तक आते आते उनको भारत रत्न का से नवाज दिया जाता है। पूरे देश के अंदर पूनम जी बता रही थी कि भाई अब तो पूरा देश उनको ग्रेटेस्ट इंडियन कह रहा है। आज कोई ऐसा राइट लेफ्ट सेंटर नहीं है, देश के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है, देश के अंदर ऐसा कोई शहर नहीं है, देश के अंदर ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं है जहां पे बाबा साहब को स्वीकार ना किया जा रहा हो, उनकी जयंती को, उनके विचारों को स्वीकार ना किया जा रहा हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 90 के दशक में, 80 के दशक में हुआ क्या, क्यों लोग उनको स्वीकार करने लगे। मैं ये कहूंगा कि जो हमारा दूसरा हिस्सा है संविधान, उस संविधान ने कमाल किया, उस संविधान ने, मैं कहूंगा, चमत्कार किया। उस संविधान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जो व्यक्ति, जिनको बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बता सकते हैं नकारात्मक तरीके से, लेकिन कुल मिला के ये है कि संविधान के द्वारा लोगों के अंदर वो ताकत आई, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने नौकरियां प्राप्त की, उन्होंने पोजीशंस प्राप्त की, और उनमें से ही कुछ लोगों के अंदर, सिर्फ चंद लोगों के अंदर बाबा साहब का जो अपमान था, वो सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं था। बाबा साहब के साथ जो भेदभाव था, वो सिर्फ बाबा साहब के का भेदभाव नहीं था, बाबा साहब के खिलाफ भेदभाव नहीं था, बल्कि वो पूरे समाज का अपमान था, पूरे समाज के खिलाफ भेदभाव था। इसलिए उनमें से ही कुछ लोगों ने 80 के दशक में भारत में ऐसी गर्मी पैदा की कि जो बाबा साहब के जो 4 पुत्र पुत्रियां बलिदान हुए, कुर्बान हुए, ज्योतिबा फूले की जो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे परिवार ही आगे नहीं बढ़ाना है, अपने बच्चे ही पैदा नहीं करने हैं, अपना सब कुछ समाज को निछावर कर देना है। सो ज्योतिबा फूले बाबा साहब ने जो अपने आप को, और ऐसे ही अनेकों लोगों ने जो अपने आप को इस आंदोलन में खपाया, इस आंदोलन में कुर्बान किया, अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, उस आंदोलन की वजह से संविधान ने लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया, संविधान ने लोगों को अच्छे व्यवसाय का अधिकार दिया, नौकरियों का अधिकार दिया। और 80 के दशक में मैं आज कहता हूं कि एक निर्णायक पहल हुई। मान्यवर कांशीराम साहब ने पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके उनके अंदर पे बैक टू सोसाइटी की भावना को पैदा किया, और उन्होंने इतनी गर्मी पैदा की, उन्होंने इतनी गर्मी पैदा की कि वो मनुवादी लोग, वो जातिवादी लोग, वो ब्राह्मणवादी लोग जो बाबा साहब का नाम लेने से भी डरते थे, बाबा साहब के नाम से भी जिन्हें गंध आती थी, अब बाबा साहब के नाम का तिलक अपने माथे पे लगा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे। इसको कहते हैं लायकी, इसको कहते हैं लायकी कि किस तरीके से बाबा साहब ने अगर मेरे लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया, अगर बाबा साहब, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि अगर बाबा साहब भी हमारी तरह समझदार होते, अगर बाबा साहब भी हमारी तरह समझदार होते,
तो क्या होता? अगर बाबा साहब भी इतने समझदार होते कि सबसे पहले बच्चों के, अपने बच्चों के, अपनी दुनिया, कहते हैं ना, मेरा परिवार मेरी दुनिया, अगर बाबा साहब भी अपनी दुनिया को सजाते, बाबा साहब भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए पढ़ने का, उनके दवाइयों का, उनकी उच्च शिक्षा का, उनकी नौकरियों का, उनके लिए आलीशान घर बनाने का सिर्फ सपना देखते, सिर्फ कार्य करते, अगर बाबा साहब भी मेरी ही तरह सिर्फ समझदार होते, मैं आपको तो नहीं कहूंगा, अपने आप को कहूंगा कि बाबा साहब भी अगर मेरी तरह ही समझदार होते और सारी अपनी एनर्जी अपने परिवार के ही लिए लगा देते, तो क्या होता? लेकिन बाबा साहब हम जैसे समझदार नहीं थे, बाबा साहब हम जैसे समझदार नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो दुख झेले, जो संघर्ष किया, जो बलिदान किया, आज थोड़ा सा सुकून मिलता है कि ठीक है, बाबा साहब को अपने 4 बच्चों का बलिदान करना पड़ा, मां रमाई का बलिदान करना पड़ा, लेकिन आज पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर मैं कह सकता हूं कि कम से कम 40 करोड़ बाबा साहब के बच्चे हैं जो उनके नाम को आगे लेके जा रहे हैं। और ये दिन दूर नहीं है, ये दिन दूर नहीं है जब भारत में ही कम से कम 100 करोड़ लोग बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाएंगे। जब 40 करोड़ ने थाम लिया है तो 60 करोड़ भी आगे बढ़ेंगे, जो एकता की बात बाबा साहब करते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, जो भाई जितेंद्र अभी बात कर रहे थे कि भाई हमारा आदिवासी समूह यहाँ पे क्यों नहीं है, हमारा बैकवर्ड क्लासेस क्यों नहीं है, मैं कहूंगा कि हमारे माइनॉरिटी क्लास के साथी भी यहाँ पे क्यों नहीं है, कम है। सो जिस दिन ये चिराग थोड़ा थोड़ा और रोशनी देने लगेगा, उस दिन सब लोगों को रास्ता दिखाई देगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। सो कोई चीज जाया नहीं जाती है, ये हमारी लायकी पे डिपेंड करता है। अगर मान्यवर कांसीराम साहब जैसे लायक व्यक्ति और फिर अपने आंदोलन के द्वारा वो हजारों लाखों लोगों के अंदर अपने पूर्वजों के संघर्ष की ज्योति जला सकते हैं, उनको रास्ता दिखा सकते हैं, तो फिर आज परिस्थितियां साथियों बहुत चिंताजनक नहीं है। ये बात सही है, ये बात सही है पूरे देश के अंदर इस समय पे हताशा और निराशा का दौर या हताशा और निराशा का प्रचार है, लेकिन क्या आपका मन इस बात को मानता है? क्या आपका मन इस बात को यकीन करता है कि नहीं, हम सबसे खराब दौर में हैं? साथियों, थोड़ा सा रणनीतिक होना पड़ेगा। हम जब जिक्र करते हैं तो हम ये बता के कई बार बहुत अपने आप को अजीब सा सुख लेते हैं इस बात में कि कभी ऐसा दौर था कि आपके पीछे झाड़ू बांधा गया था और आगे मटकी लगाई गई थी। बहुत से बुजुर्ग साथी भी बैठे हैं, बहुत उम्र दराज, मुझे लगता है 80-90 उम्र के साथी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कोई व्यक्ति बता सकता है किसी गांव में किसी के बाप दादा के पीछे झाड़ू बांधा गया हो और आगे मटकी लगाई गई हो? क्या कोई बता सकता है? मेरा सवाल है, शायद नहीं, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। ये जवाब दिया जाता है, किसी व्यक्ति ने लिखा पेशवाओं के बारे में जब उनका शासन था महाराष्ट्र के अंदर। किसी ने कहा कि साथियों, समस्याओं पे अगर आप ध्यान देते हैं, समस्याओं को पकड़ते हैं तो समस्याएं आती हैं, समाधानों को पकड़ते हैं तो समाधान आते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो रास्ते निकलते हैं। अगर 1818 ये वही समय है जब आप ये झाड़ू वाली कहानी सुनाते हैं जिसकी कोई सच्चाई नहीं है पूरे देश के अंदर। कोई बता दे अगर इस बात की सच को। अरे कहीं नहीं थी, तो आप उदाहरण बताइए, रेफरेंस बताइए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को कि कहीं पे भी इसका उदाहरण नहीं मिलता है। अगर उदाहरण मिलता है, तो वो 1 जनवरी 1818 का उदाहरण मिलता है। वो उदाहरण मिलता है जब आपके 500 लोग उनके 28,000 लोगों को धूल चटा देते हैं। आप उस उदाहरण को आगे क्यों नहीं रखते हैं? जिस उदाहरण से आपका सीना चौड़ा हो जाए, उस उदाहरण को आगे रखिए
हैं, जितने आलीशान गाड़ियों में आप चल रहे हैं, इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। आप सर्वोत्तम स्थिति में हैं, लेकिन क्या है, बस यकीन ही नहीं होता। राहुल नागपाल जी जिस बात को कह रहे थे, हमें अपनी क्षमता पे, हमें अपनी ताकत पे, हमें अपने हौसले पे यकीन ही नहीं है। अरे उसके अंदर क्या ताकत है, उसके अंदर क्या ताकत है, वो तो अपने तथाकथित ग्रंथों में लिख के गया है कि जिस दिन मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूं, उसकी आधी ताकत मेरे अंदर आ जाती है। उसने लिखा है ये, जिस दिन मैं अपने आप को उसके सामने बोल देता हूं कि हाँ मैं ये हूं, कांपने लगता है वो कांपने लगता है। किसी ने खूब कहा है कि कितने आए कितने चले गए, कितने आए कितने चले गए, कितने कुर्सी पे चढ़े होंगे, आप खड़े तो होइए, आप खड़े तो होइए, सबको उतरना होगा। जो कुर्सी पे चढ़ा है सब उतर जाएगा, आप खड़े तो हो जाए। आप खड़े हो सकते हैं, आपने दिखाया है। जो 70 साल से बाबा साहब के खिलाफ जो दुष्प्रचार था, उस दुष्प्रचार को आपने ध्वस्त किया या नहीं किया? पूरी तरीके से किया, अपनी लायकी से किया। ये तो सिर्फ 1 या 2 या 3% लोग हैं जो इस समय पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए अपना समय दे रहे हैं, उसके लिए अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, उसके लिए अपने संसाधनों को शेयर कर रहे हैं समाज। लेकिन अगर हम थोड़ी सी और हिम्मत कर लें, एक साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं उसको। आपको जब ये बार बार बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल मरे हुए हैं, बिल्कुल मरे हुए हैं, बिल्कुल मरे हुए हैं, तो फिर आपको ये समझ में ही नहीं आता कि हम में से कई साथी मंच से इस बात को कहने लगते हैं कि अरे 3000 साल से हमें पढ़ने नहीं दिया। कोई तो कभी कभी कहने लगता 5000 साल। मैं उन साथियों से ये सवाल करता हूं कि अगर 3000 साल से पढ़ने नहीं दिया गया, तो फिर ये जो नालंदा विश्वविद्यालय आपने बनाया था, जो 13वीं शताब्दी तक चल रहा था, क्या उसको आपने अपने दुश्मनों के लिए बनाया था? अरे वो आपने बनाया था भाई, उसमें आप पढ़ रहे थे, पूरी दुनिया के लोग पढ़ रहे थे, सब लोग पढ़ रहे थे। अगर 13वीं शताब्दी तक आप सिर्फ नालंदा ही नहीं, आप विक्रमशिला भी आपने बनाया, आप उदंतपुरी भी आपने बुलाया, आपने पुष्पागिरी भी बनाया, आपने जगदल्ला भी बनाया, आपने वल्लभी भी बनाया, आपने तक्षशिला भी बनाया उससे पहले। अगर इस तरह के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 13वीं 14वीं शताब्दी तक भारत में थे और सारे बुद्धिस्टों ने बनाए थे, तो सीधी सी बात है कि जो लोग ये आपके ऊपर, आपके दिलो दिमाग को कैप्चर करना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि आपकी गुलामी तो हजारों साल पुरानी है। नहीं, हमारी गुलामी हजारों साल पुरानी नहीं है, हमारा इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं है। हमारे इतिहास को तो पिछले कुछ साल से रोकने का प्रयास किया गया, तोड़ने का प्रयास किया गया। मैं समझता हूं कि बीच का 300, 400, 500 साल का समय है। ये सभ्यताओं के इतिहास में कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, आता जाता रहता है। सिर्फ 1818 का मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। और आप अपने दिल पे हाथ रख के, जो बुजुर्ग साथी हैं यहाँ पे, जो गांव के रहने वाले हैं, वो अपने दिल पे हाथ रख के इस बात का यकीन कर लें कि उन्होंने भी अपने गांवों के अंदर, उन्होंने भी अपने जहां कहीं पे भी वो रहे होंगे, उन्होंने ऐसे जरूर रणबांकुरे देखे होंगे, ऐसे जरूर साहसी लोग देखे होंगे जिन्होंने जातिवादियों को धूल चटाई होगी, जिन्होंने जातिवादियों की छाती पे बाबा साहब के और हमारे पूर्वजों के विचारधारा का झंडा जरूर गाड़ा होगा। लेकिन हमें बार बार इस बात को कह के कि नहीं, हम मरे हैं, मरे हैं, मरे हैं। उनका तो मीडिया है, बार बार हमें बताता है, 1000 बार बताता है। बुद्ध यही तो कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हम में से एक एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है, मैं कहता हूं कि कम से कम 1.25 लाख के बराबर है। उससे कम की ताकत नहीं है। दृढ़ निश्चय की जरूरत है, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने हौसले पे विश्वास करने की जरूरत है। चीजें आगे जरूर बढ़ेगी। अंत में आज की जो परिस्थिति है उस पे मैं 5 मिनट अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा। आयोजक साथी, मुझे पता नहीं कि समय शायद ज्यादा हो गया है, लेकिन 5 मिनट में जरूर इस पे अपनी बात रखना चाहूंगा। साथियों, हम सब जो यहां तक पहुंचे हैं,
उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी शिक्षा का। हमारी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो ज्योतिबा फूले से लेके, बल्कि ज्योतिबा फूले से पहले भी हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर जो बंगाल के अंदर हुए, उसके ही समय में जो गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, मध्य प्रदेश के अंदर पैदा हुए, उसी समय पे अयोध्यादास जो तमिलनाडु के अंदर पैदा हुए, और बाबा साहब के समय में या उनसे पहले ज्योतिबा फूले, साहूजी महाराज, मंगूराम, और लगभग हमारे जितने भी नायक नायिकाएं हुई हैं, उन सब ने शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना, और लगभग सभी लोगों ने शिक्षण संस्थाओं के निर्माण करने का प्रयास किया, जैसी जैसी उनकी क्षमता, जैसी जैसी उनकी उस समय पे परिस्थितियां थी। ज्योतिबा फूले, साहूजी महाराज, ज्योतिबा फूले साहब प्राइमरी स्कूलों का निर्माण करते हैं, साहूजी महाराज इंटर तक के स्कूलों का निर्माण करते हैं, हॉस्टल बनाते हैं, बाबा साहब कॉलेजेस बनाते हैं, हमारे कृष्ण वडियार साहब यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, मैसूर की जो यूनिवर्सिटी है। तो हमारा आंदोलन शिक्षा का आंदोलन रहा, इसको हमने प्राथमिक स्थान दिया, चाहे वो तथागत का पहला बुद्धम शरणम हो, चाहे बाबा साहब का एजुकेशन को लेके हो, आंदोलन हमारा शिक्षा का आंदोलन रहा। और 1950 के बाद से जब भारत में संविधान लागू हो गया, तो इस शिक्षा ने ही करामात किया, इस शिक्षा ने ही वास्तव में व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। उसके बाद जो जातिवादी लोग हैं, उनके मन में जो उनका तथाकथित वर्चस्व था, उसको लेके शंका उत्पन्न होने लगी, उसको लेकर डर उत्पन्न होने लगा, और इसलिए उन्होंने सोच लिया, उन्होंने, क्योंकि शातिर तो वो है, धूर्त तो वो है, समझता तो है सिचुएशन को, तो उसको समझ में आ गया कि भैया जो बुनियादी ताकत इनको मिल रही है वो शिक्षा से मिल रही है, बुनियादी ताकत इनको मिल रही है, आरक्षण से मिल रही है, नौकरियों से मिल रही है। इसलिए इन दोनों चीजों पे उन्होंने कुठाराघात करना शुरू किया। आप जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षा पूरी तरीके से देश के अंदर ध्वस्त हो गई है, पूरी तरीके से शिक्षा ध्वस्त हो गई। अब उनका प्रयास हायर एजुकेशन को ध्वस्त करने का है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि बाबा ज्योतिबा फूले साहब 1882 में अंग्रेजों के सामने, हंटर कमीशन के सामने ये कहते हैं कि फ्री एंड इक्वल एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए सबके लिए। लेकिन 1882 में वो बात कहते हैं, हम लोग 2012 में इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस 2012 में 62 साल ऐसे भी हैं जिनको हम तथाकथित स्वतंत्रता का साल कहते हैं। मजे की बात यह है कि देश के अंदर 2010 के आसपास लगभग 6 लाख स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे। पिछले 10-12 साल के अंदर 1.25 लाख स्कूलों को इन सरकारों ने बंद कर दिया है, चाहे वो केंद्र की सरकारें हो या राज्य की सरकारें हो, 1.25 लाख स्कूलों को बंद किया है। क्यों? क्योंकि उनको स्कूलों का शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करना है। होना तो ये चाहिए था कि जब आपने राइट टू एजुकेशन दे दिया तो उस समय पे ज्यादा स्कूल खोलते, उस समय पे ज्यादा स्कूलों में सुविधाएं देते। लेकिन ये जो 1.25 लाख स्कूल बंद हुए हैं, इन 1.25 लाख स्कूलों में से छत्तीसगढ़ जैसे जगहों में, ऐसी जगह में जहां पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स, ओबीसी की संख्या ज्यादा है, उन जगहों पे ये स्कूल बंद किए गए हैं, ये कह के कि यहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे, यहाँ पे टीचर नहीं है, यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, और इन स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर, जिससे कि बच्चे जा ही ना सके। ये व्यवस्था वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से अब हायर एजुकेशन पे उनका ध्यान है। हायर एजुकेशन में देश में इस समय पे, और ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय पे लगभग 15 लाख टीचर पूरे देश के अंदर पढ़ा रहे हैं। पूरे देश के अंदर लगभग 15 लाख शिक्षक जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें 15 लाख लोग पढ़ा रहे हैं। लगभग 1000 विश्वविद्यालय देश के अंदर हैं। इन 1000 विश्वविद्यालयों में से ज्यादातर विश्वविद्यालय पिछले 700 के आसपास विश्वविद्यालय पिछले 30 साल के अंदर बने हैं। पिछले 30 साल के अंदर मैं कह रहा हूं कि 1990 के बाद से बने हैं। 1990 का वही समय था जब इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन को शुरू किया। देश के अंदर एलपीजी, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट किया, और उसके बाद से शिक्षा को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो 1000 विश्वविद्यालय हैं, इन 1000 में से लगभग 600 विश्वविद्यालय प्राइवेट हैं, जो कि पिछले 30 साल के अंदर खुले हैं, और
400 के आसपास सरकारी विश्वविद्यालय हैं, लेकिन इन सब विश्वविद्यालयों को, सरकारी विश्वविद्यालयों को ये अब ध्वस्त करना चाहते हैं, उसको भी जिसको हम कहते हैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग के कोर्सेज शुरू करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा फीस। आप जानते हैं कि कितनी फीस इस समय पे एमटेक के लिए है, कितनी फीस इस समय पे एमबीए के लिए है। साथ ही बात कर रहे थे कि भाई क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, एमए और बीए से कुछ खास नहीं हो रहा, तो आप एमबीए कराइए अपने बच्चे को, आप एमटेक कराएंगे। 20 से 22 लाख है इस समय पे, 20 से 22 लाख। सो इस तरीके से वो शिक्षा को आपसे दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरीके से सरकारी जॉब्स को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पे मैं एक कहूंगा कि इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपना धर्म निभा रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। इसमें कोई भी नया पुठ नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल भी नई बात नहीं है। वो लंबे समय से यही करते आ रहे हैं। कांग्रेस के समय में भी यही हो रहा था, बीच में जो और छोटा गवर्नर सरकारें बनी उनके समय में भी लगभग यही हो रहा था, और आज ज्यादा हो रहा। आज ये कुछ विभत्स तरीके से कर रहे हैं, आज ये कुछ ज्यादा एक तरीके से गुंडाई पे उतार आए हैं, मैं कह सकता हूं। लेकिन ये नया कुछ नहीं कर रहे। अगर कुछ नया है, अगर आज भारत में कुछ नया हो रहा है, तो नया ये हो रहा है कि यहां मैं मंच पे बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। अग्निहोत्री साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये कभी नहीं हुआ कि वो बैठे हैं और हम उनको बता रहे हैं, सुना रहे हैं। ये नई बात है, इसका स्वागत कीजिए। आप अपनी हिम्मत रखिए, आप अपनी ताकत पर विश्वास रखिए। आप हजारों गज नीचे से निकल के आए। किसकी ताकत है कि अब बाबा साहब के उगते हुए सूरज को ढक सके? बाबा साहब के उगते हुए सूरज को कोई नहीं ढक सकता। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है। अगर हम हारेंगे तो खुद हारेंगे, अगर हम मन में हार जाएंगे तो हमें एक चींटी से भी डर लगने लगेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप चींटी नहीं, आप तो हाथी की संतान हैं। हिम्मत रखिए, देखिए किस तरीके से वो आज, हालांकि हो सकता है कि अच्छी ना लगे, हो सकता है कि उनको अच्छी ना लगे ये बात, लेकिन आज अगर वो बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे तो उनका कोई भविष्य नहीं होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बाबा साहब उनके गले की हड्डी बनेंगे। बाबा साहब का जो विचार है, 22 प्रतिज्ञाएं जो है, उनका पूरा का पूरा जो संविधान है, लोकतांत्रिक मानवतावादी संविधान है, अगर उसको कोई निगलने का प्रयास करेगा तो वो गले की हड्डी बन जाएगा, ना उसको निगलते बनेगा ना उसको उगलते बनेगा। बाबा साहब ही उस जातीय व्यवस्था, उस मनुवादी व्यवस्था, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए काल बन जाएंगे। हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बाबा साहब लोकतंत्र के पक्षधर हैं, बाबा साहब स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, बाबा साहब समानता के पक्षधर हैं। इसलिए बाबा साहब का विचार अगर जिंदा है, बाबा साहब का अगर संविधान जिंदा है, तो मैं समझता हूं कि आप भी सुरक्षित हैं, मैं भी सुरक्षित हूं, और इस देश का भविष्य भी सुरक्षित है। मैंने नेशन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।